HCl एक रिएक्शन होता है, ध्यान से सुनिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आप देखिए, इसमें अगर आपका 2AgBr है तो इसको अगर सनलाइट से गुजार देंगे या सनलाइट पड़ेगा तो यह टूट जाएगा। और किसमें टूटेगा, 2Ag फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, टूटना होता है। और केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वह एक तो ये होता है योग अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन, एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, एक आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है कोई भी होगा, उसमें आपका कोई एक यौगिक वह टूटेगा, दो या दो से अधिक यौगिकों में टूट जाता है, तो उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन तीन तरह से होता है। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कोई चीज है गर्म कर दीजिए टूट जाए, काम खत्म। यानी आफ्टर हीटिंग एनी कंपाउंड विल बी ब्रेकेबल इन 2 or more substances या 2 or more part, दैट विल बी नोन एज आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी खाली आपका किसी यौगिक को आप गर्म कर दें और वह टूट जाए दो या दो से अधिक भागों में, तो ये होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन में क्या होता है, आप उस लिक्विड में धारा का संचालन करेंगे, और धारा का संचालन करेंगे तो एक धन प्लेट होगा, एक ऋण प्लेट होगा। तो जो लिक्विड होगा उसमें विपरीत आवेशित आयन, वो आपका प्लस वाला माइनस की ओर, माइनस वाला प्लस की ओर, ये आपका हो करके वो टूटता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। एक तीसरा है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यही हम बता देते हैं, देखिएगा, ये सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr, इसको पढ़िएगा सिल्वर ब्रोमाइड, ये आपका 2Ag यानी सिल्वर अलग हो जाएगा, आप ब्रोमीन गैस अलग होगी। ये क्या है, Br2 क्या है, ये Br2 है डियर ब्रोमीन गैस। कौन सी गैस, ब्रोमीन गैस। एक बात और याद रखिएगा, आपके जितने भी एलिमेंट हैं उसमें दो तत्व को आप कभी मत भूलिएगा। एक तो आपका मरकरी Hg, एटॉमिक नंबर होता है बच्चा लोग 80, और यह डी ब्लॉक एलिमेंट। कैसा एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी डी ब्लॉक का तत्व है डियर, हिंदी में बोल देते हैं डी ब्लॉक का तत्व मरकरी। और मरकरी डियर दुनिया का वह मेटल है जो आपका कमरे के ताप पर, एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर, कमरे का ताप कितना मानते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। कमरे के ताप पर एक ऐसी धातु जो आपका द्रव अवस्था में यानी लिक्विड स्टेट में पाई जाती, तो पूछता है डियर परीक्षा में बहुत बार, वह धातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आप बताएंगे, धातु का नाम लिया है ना, तो मरकरी बताएंगे। ये दोनों अद्भुत तत्व हैं आपका, मरकरी और एक आपका ब्रोमीन। ये ब्रोमीन, अब ब्रोमीन की ये क्वालिटी के नॉन मेटल, क्या है, नॉन मेटल, यानी नॉन मेटल मतलब अधातु,
नॉन मेटल मतलब क्या होता है? अधातु। अब आप कहेंगे सर धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं? तो धातु जिसमें धात्विक चमक हो और आघात वर्धनीयता, हथौड़े से अगर पीटें तो पतली शीट में बदल जाए लेकिन टूटे ना। एक टेक्सटाइल यानी तन्यता, धातु से आप वायर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? वायर। अब मान लीजिए 1 ग्राम आपको सोना दे दिया जाए, 1 ग्राम सोना कितना होगा? मान लीजिए इतना बड़ा होगा, एक माछी भर का होगा 1 ग्राम सोना। एक माछी भर के सोने से अगर आपको तार बनाना हो तो आप 2 किलोमीटर से भी आपका ज्यादा लंबा तार बना सकते हो। सोचिए एक माछी इतना सोना मिल जाए और आपको तार बनाना है, तार आप बना सकते हैं कितना लंबा? 2 किलोमीटर से भी ज्यादा तार लंबा बन सकता है। सोचिए कितना पतला वायर होगा। तो डियर याद रखिएगा, और डियर ये जो धातु होता है ना वह विद्युत धारा का सुचालक होता है, यानी धारा उसमें बहेगी। धारा अगर बह रही है तो वो धातु, धारा नहीं बह रही है तो वह अधातु। अधातु धारा का संचालन नहीं करते हैं, अधातु धारा का संचालन करते हैं। और एक आपका और जो उष्मा का ट्रांसफर होने की प्रक्रिया होती है, माने जो धातु है वह उष्मा का अच्छा चालक होता है, उष्मा का, हीट का। जैसे आप कुकर में भोजन बनाते हैं तो कुकर का जो हैंडल होता है उस पर कुचालक का एक ऊपर से ब्लैक का लगा रहता है, रबर या प्लास्टिक का, तो वह क्या होता है? नॉन मेटल। और कुकर क्या है? मेटल। तो अगर वो नहीं रहेगा तो आप उसको पकड़ करके उतार नहीं पाएंगे क्योंकि इतना गर्म हो जाता है। तो डियर कुचालक लगा देंगे और कुचालक लगा देंगे तो वो आपका उष्मा का संचालन नहीं करेगा, वह हीट नहीं होगा, आराम से पकड़ के उतार देंगे। और डियर वैसे आप देखे होंगे बहुत सारे पदार्थ होते हैं, अब अलग अलग पदार्थों की अलग अलग चालकता का गुण होता है, तो किसी का ज्यादा, किसी का कम, किसी का उससे कम, जिससे विद्युत धारा की चालकता आप देखेंगे कॉपर से सिल्वर में क्या होती? ज्यादा होती, सिल्वर में ज्यादा होती। अगर सिल्वर के वायर का कोई फैन बना देंगे, उसकी स्पीड देखिए कितनी तेज चलती है, कोई इंस्ट्रूमेंट। लेकिन आप सोचिए कोई पंखा अगर आपका सिल्वर के वायर का बनाएंगे तो कितना महंगा पड़ जाएगा डियर, क्योंकि पता होगा ना चांदी कितना रुपया किलो होगी। सोचिए पता चलेगा वो पंखा 30,000 रुपए का, कहेंगे छोड़िए इससे बढ़िया तो एसी। एसी में भी क्या होता है डियर? एसी भी आप लोग बना सकते हैं, एसी में कुछ नहीं होता। एसी में जानते हैं क्या होता है? सिंपल जो है जाली बनाई जाती है, जाली बना लीजिए, और जाली बना करके एक जगह उसका टैंक होता है, उसी में आपका फ्रियान गैस भर देते हैं। कौन सी गैस? फ्रियान गैस। और वह गैस उस पाइप में रोटेट कर रही है। एक पंखा लगा दीजिए जो वहां से होके गुजरे, वहां से हवा फेंके, उस जाली से जो जो हवा टकराएगी हवा एकदम ठंडी हो जाएगी। बस यही होता है उसमें, और कुछ नहीं होता। आप लोग एसी में बहुत ज्यादा समझते हैं, घर एसी को खोल खाल के उसको देख लीजिए, खोल दीजिए आपका डियर, नहीं बनेगा फिर बताइएगा, हमें बुलाइएगा, बांध देंगे आपको पूरा ऐसा। उसमें क्या होता है? एसी में सिंपल आपका डियर वो खोखला, जैसे आप लोग डियर रेडिएटर देखे हैं, रेडिएटर गाड़ी में, उसमें पतली पतली आपका केस नलियों टाइप में होता है, और इंजन की गर्मी वाला जो पानी होता है, गर्म पानी या कूलेंट जो भी होगा, वह इंजन से गर्मी को खींच करके रेडिएटर में लेके आएगा। और रेडिएटर में इतनी पतली पतली केस नलिकाएं होती हैं कि वहां पर फैलने के बाद उसका ऊष्मीय विकिरण क्या होगा? बहुत तेज हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कोई गर्म चीज, अगर खीर खाना है
तो गिलास में आप खाएंगे तो ये दिक्कत होगा ना, गर्म है ना। थाली में आप डाल लीजिए, थाली में डालते ही पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से वो चीज आपका जल्दी ठंडा हो जाती है। चावल है, गर्म चावल है, उसको कभी कभी लोग इकट्ठा कर देते हैं, तो वह क्या होता है, गर्म ही रह जाता है काफी देर तक। और उस चावल को क्या करते हैं, पूरी थाली में फैला देते हैं। फैला देंगे तो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपको लगता है कैसा, ठंडा। जाड़े के दिनों में जब कोई बार्बर शॉप पर, नाई की शॉप पर आप जाते हैं और चेहरे पर आपका स्प्रे जब करता है पानी वाला, कहते हैं भैया बिना पानी का वैसे ही आपका काम चला दो, कहते हैं ना। तो रीजन क्या होता है, पानी जितना भी है उसको इतनी छोटी छोटी बूंदों में डालता है कि छोटी छोटी बूंदों में डालने पर उसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पानी हो जाता है ठंडा। कोई भी नॉर्मल पानी भी अगर स्प्रे करेंगे तो चेहरे पर ठंडा लगेगा। क्यों ठंडा लगता है, वही पानी हाथ में लेकर के मुंह धोएंगे, आपको ठंडा नहीं लगेगा। तो ठंडा न लगने का एक ही कारण होता है कि वो पानी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और उसी पानी को एक एक बूंद को एक एक हजार बूंदों में डाइवर्ट करता है कौन, स्प्रे। तो वह आपका जब बूंदों में डाइवर्ट करेगा तो उसका चारों की सरफेस एरिया होगी, और सरफेस एरिया बढ़ने से तुरंत वह उष्मा को क्या कर देता है, रिलीज, उतने ही समय में हो जाता है कैसा, ठंडा। तो बात समझिएगा डियर, आगे बढ़ते हैं, इसको बता लेते हैं। ब्रोमीन का याद रखिएगा। पहली बात, ब्रोमीन जो है 17 नंबर ग्रुप एलिमेंट है। कौन सा नंबर, 17 नंबर ग्रुप एलिमेंट है। और उस ग्रुप में आप जाएंगे, वो ग्रुप हैलोजन कहलाता है। कौन कहलाता है, हैलोजन। अब हैलोजन ग्रुप में आपका सबसे पहले आपको मिलेगा, परिवार का मुखिया है ये आपका फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ऐसे एस्टेटिन, आगे बढ़ेंगे आप। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन डियर आपका, फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, लेकिन ब्रोमीन का ऐसा गुण है कि यह एक गैस है। आप कोई पूछेगा ब्रोमीन क्या है भाई, आप बताइएगा गैस है। ब्रोमीन क्या है भैया, गैस। क्लोरीन क्या है, गैस। फ्लोरीन क्या है, गैस। गैस है ना डियर। चल, क्लोरीन भी गैस है, आपने सुना होगा। अब डियर, हालांकि क्लोरीन का इस्तेमाल पानी में डालते हैं, काहे लिए डालते हैं, वह हानिकारक जो कीटाणु होते हैं उनको वो मार देता है। इसलिए पानी की टंकियों में ब्लीचिंग पाउडर हो या क्लोरीन हो, वो डॉक्टर के सजेशन या सुझाव के आधार पर आप उतनी मात्रा में टैंक के हिसाब से डालते हैं। तो महीने में 1-2 गोलियां क्लोरीन की डाल देने से उसके कीटाणु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब डियर, तो ये ब्रोमीन जो है ना डियर, एक गैस है। और डियर आपको अद्भुत क्यों लगता है, क्योंकि कमरे के ताप पर, एट रूम टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर, एक कमरे के ताप पर ये होती है द्रव अवस्था में, यानी जल अवस्था या द्रव अवस्था कर लीजिए, ये आपका द्रव अवस्था में होती है। ये अनोखी बात है कि नहीं, अनोखी बात कि डियर सोचिए, आपका एक गैस है और नॉर्मल टेम्परेचर पर आप कहेंगे गैस है, आपके सामने का रख देंगे, हम पूछेंगे क्या है, आपको कहना पड़ेगा ये ब्रोमीन गैस। लेकिन इस कमरे के ताप पर वह कैसी रहेगी, एकदम पानी की तरह से रहेगी, एकदम पानी की तरह रहेगी। तो ब्रोमीन एक ऐसी गैस है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और पारा या मरकरी एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और क्या ये विद्युत का संचालन करेगा, तो यस बताइएगा, हाँ ये धारा का संचालन भी करेगा। और इसकी डेंसिटी हाई रहती है, घनत्व तो ज्यादा रहता है, वजन करेंगे तो ज्यादा रहेगा, लेकिन होता है किसमें, आपका एक कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो 2 चीज जानिएगा, और एक आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन थोड़ा बता दें, 1 मिनट बस। डिकम्पोजिशन माने क्या होता है, टूटना, बिखर जाना। टूटना बिखरना आप लोग समझते हैं बात, कभी आप लोग टूटे हैं, नहीं टूटे। अच्छा डियर, आपका
भगवान करे आप कभी न टूटे। डियर आगे बढ़े आपका, देखिए सिल्वर और ब्रोमीन ये हो गया। अब डियर सिंपल है डियर, आप बताइए क्या आप Ag2 कभी लिख सकते हैं? नहीं, Ag2 आपका नहीं लिख सकते हैं कभी भी आप, मतलब इस तरह का कोई इसका क्रिएशन होता नहीं कि Ag एक दूसरे Ag से क्रिया कर रहे हैं। हाँ, ये ब्रोमीन ब्रोमीन से क्रिया कर सकता है, क्लोरीन क्लोरीन से क्रिया करके ये आपका बनाएगा Cl2 यानी क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस कहेगा तो Cl2, और सिर्फ Cl है तो वह क्लोरीन एक तत्व है, आप क्लोरीन गैस कहेगा तो Cl2। आप देखिए 2 आपका AgCl आपका, इसको अगर आप करेंगे ना सनलाइट में तो इस A भी टूट जाता है, और 2Ag प्लस आपका Cl2 ये आपका गैस बाहर निकल जाएगी। ये 2AgI यही है डियर जो आपका सिल्वर आयोडाइड कहते हैं, और यही कृत्रिम वर्षा कराता है, कृत्रिम वर्षा। और अगर कहीं बारिश होती भी है उसको रोकने में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। बारिश हो रही, एक बार चाइना में हो रहा था तो वहां पर बारिश को रोकने के लिए आपका ओलंपिक गेम हो रहा था, ऊपर से ऐसे कर दिया गया, ब्लास्ट करा दिया गया, और वो बारिश ही तुरंत क्या हो गया, रुक गया, एकदम पूरा बंद हो जाता है। तो देखिएगा AgI और सनलाइट अगर सूर्य की रोशनी अगर इस पर डालेंगे तो डियर ये टूटेगा। और ये देखिए 2 से जो मल्टीप्लाई है तो सिल्वर भी 2 है, 2 आयोडीन है, तो आपका 2Ag सिल्वर अलग हो जाएगा और I2 आपका आयोडीन आपका अलग हो जाएगा। तो आपने देखा कि इसको अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर कोई ये कंपाउंड अगर टूटता है तो वह होता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोज माने क्या होता है, टूटना, अलग होना। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व। अब उसमें लिस्ट में देखिए कौन सा है। वैसे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वह ऐसा नहीं है कि अगर कोई हाइड्रोजन का है, रुकिए बता दें थोड़ा सा। देखिए किसी के ऊपर मान लीजिए 17 नंबर ग्रुप एलिमेंट की पावर देखेंगे तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, चाहे क्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन। अब उससे पहले वाला अगर होगा, अब मान लीजिए ऑक्सीजन है, कितना लेगा, 2 लेगा। तो अब डियर सल्फर है, कितना लेगा, सल्फर का 16 होता है तो 2 ही लेगा ना। अब डियर अगर देखा जाए, आपका भी तुलना करना पड़े कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, तो आप यूं समझिएगा कि इसके ऊपर 2 माइनस है, इसके ऊपर 1 माइनस है। इससे मतलब नहीं, ये अक्रिय गैस के जो सबसे नजदीक होते हैं, अक्रिय गैस के सबसे नजदीक, ये नहीं कि 2 माइनस है 1 माइनस है, तार 2 माइनस वाला ज्यादा, गलत बात। हमेशा डियर 2 माइनस से मतलब नहीं होता। एक ये जो इनर्ट गैस एलिमेंट है या अक्रिय गैस की जो लिस्ट है उसकी जो बेहद करीब होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन की हर एक पीरियड में, अपने अपने पीरियड में, पीरियड समझते हैं ना, आवर सारणी में जो 36 लाइन होता है ना उसको कहते हैं बच्चा लोग पीरियड। और खड़ा लाइन जो होता है वह होता है वर्ग या आवर्त। और कितना होता है आधुनिक आवर्त सारणी में, 18 वो आवर्त होते हैं, 7 वो 18 वर्ग होते हैं, शाबाश, और 7 आवर्त होते हैं, 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप, 18 ग्रुप। 18 नंबर ग्रुप में GROUP OUP ग्रुप में कौन कौन सा हो जाएगा डियर, तो देखिए हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान।
ये अक्रिय गैस तत्व। और इसको हमेशा एकदम कंफर्म रखिएगा। इसके पास आने वाला है 17 ग्रुप एलिमेंट, यही आपका क्या है, हैलोजन। एक बात और इन्वायरमेंटल में जानिएगा, अगर पूछेगा कि वायुमंडल में किस अक्रिय गैस का स्रोत नहीं होता है, तो रेडान का होता नहीं होता है, रेडान का नहीं होता है, और बाकी पांचों का होता है। इन पांचों में कौन सी अक्रिय गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? आर्गन पाई जाती है। आर्गन का परसेंटेज बताएंगे पृथ्वी के वायुमंडल में 0.93%। अच्छा डियर, और डियर इसमें सबसे हल्की गैस कौन सी? हीलियम। हीलियम एक हल्की गैस है। अब हल्की गैस है तो इसको वायुयान के टायरों में क्यों भर दिया जाता है? तो रीजन यही होता है कि पहली बात, वायुयान को उड़ने के लिए भार की सबसे अधिक भूमिका होती है। मतलब भार हमेशा कैसा होना चाहिए? हल्का। वायुयान को आसमान में उड़ना है ना, तो ज्यादा भारी अगर गैस भर देंगे उतना वेट उसका बढ़ेगा विमान का। तो पहली बात हल्की गैस है, तो हल्की गैस में हीलियम। और कभी अगर टायर फट भी जाए तो एक ऐसी गैस हो जो टायर फटेगा तो एक्सल रगड़ेगा रनवे पर, और रनवे पर रगड़ेगा तो वह वहां चिंगारी फैलेगी, तो आपको लगने में सहायता न करे, इसीलिए आपका हीलियम गैस भरा जाता है। कौन सी गैस? हीलियम गैस। कौन सी गैस? हीलियम गैस। हीलियम का उपयोग वायुयान के टायरों में भरा जाता है, इसीलिए कि वह हल्की हो, और जब कभी टायर फट जाए या कोई दुर्घटना हो तो आपके जलने में वह सहायता प्रदान न करे। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये सभी आपका 18 नंबर ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो सब क्या है? अक्रिय गैस तत्व। क्या है? अक्रिय गैस तत्व। इनको अक्रिय गैस क्यों कहते हो भैया? तो आप बोलना स्पष्ट, हीलियम को छोड़कर से सभी के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो यह उसका एक स्टेबल अरेंजमेंट, एक अस्थायी व्यवस्था होती है। वह न तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है और न तो किसी को देता है। इसलिए दोज एलिमेंट आर केमिकली इनएक्टिव, यानी वैसे एलिमेंट क्या होते हैं? रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, वह किसी से क्रिया करते ही नहीं। तो फिर बोलेंगे हीलियम को क्यों कह दिया? क्योंकि हीलियम के बाह्य कोश में तो यह इलेक्ट्रॉन होता है। तो किसी का पहला ही कोश यानी फर्स्ट सेल ही उसका आखिरी सेल हो जाए, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉनों का होना एक अस्थायी व्यवस्था होती है। इसलिए हीलियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वह उसका पहला कोश है। अब पहला कोश ही आपका बाह्य कोश होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा। अब पहले के बाद आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी होगा, यहां तक कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होंगे, किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में कभी भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। हालांकि किसी भी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे ये डिपेंड करता है 2n² वाले फार्मूले पर। अब 2n² अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी कोश में, n क्या है? उसके कोशों की संख्या। पहला कोश है तो n का मान 1, दूसरा कोश है तो n का मान 2, तीसरा कोश है तो n का मान 3, और चौथा कोश है तो n का मान 4। एक और बात बताइए, इसको बारे में बात कर लिया जाए भैया। ये जब वायुमंडल में पाया नहीं जाता रेडियम, तो पाया कहाँ जाता है? तो जमीन के अंदर से जो रेडियम निकलता है ना, रेडियम आपका 88226, यह एक ऐसा धातु है जो पहली बात की रेडियो एक्टिव। यह कैसा पदार्थ है? रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था हेनरी बैकुरल। और रेडियम जो है ना डियर, एक धातु है, जमीन के अंदर से निकाला जाता है।
अब बच्चा जितना भी पेंट होता है ना, सब में आपका रेडियम मिलाया जाता है। और रेडियम मिला देंगे ना तो शाइनिंग, उसका परावर्तन का गुण प्रकाश को अपने ऊपर लेगा नहीं, प्रकाश जितना भी पड़ेगा वापस हो जाता है। इसीलिए देखा होगा आप लोग गाड़ियों के पीछे रेडियम के स्टिकर लगाए जाते हैं। वो स्टिकर लगा देंगे तो प्रकाश जो भी पड़ेगा वह पूरा प्रकाश परावर्तित हो जाएगा। तो शहरों में देखा होगा रात में आप अपनी गाड़ी से जाएंगे, लेकिन सड़क के किनारे जो पिलर बने होते हैं उस पर सुंदर सुंदर आपका रेडियम का पेंट, और रेडियम अलग अलग कलर में बना लेते हैं और बना करके लगा देते हैं। और सड़क में जो व्हाइट कलर का पट्टी होता है वो भी आपका रेडियम पेंट होता है। रात में देखिएगा गाड़ी चलाएंगे तो बीच वाली जो पट्टी होती है व्हाइट पट्टी, वो भी लाइट देती है। क्या देती है? लाइट। क्योंकि उस पर प्रकाश पड़ रहा है, पड़ने के बाद वह क्या होता है? वह पूर्ण परावर्तक होता है। वह पूरी तरह से प्रकाश को क्या कर देता है? वापस कर देता है। यह रेडियम जब रेडियो एक्टिव है ना, रेडियम जब रेडियो एक्टिव है, ये रेडियम कैसा है? रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव अगर है तो प्रकाश को रिलीज करेगा। प्रकाश को क्या करेगा? रिलीज करेगा। अब डियर, ये रेडियम आपका 88226, इस समीकरण को कभी जिंदगी में भूलिएगा मत। एक वो अल्फा कण निकालेगा। आप जानते हैं डियर अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण को जानिएगा, अल्फा पार्टिकल इज आल्सो नोन एज 2He4। और डियर हीलियम के दो क्या है? ये आपका 2He3 और एक है डियर 2He4। टेल मी ऑल ऑफ यू, आपका ये है क्या दोनों? ये है क्या दोनों आपका डियर? बताइए, लक्ष्मी बताइए, है क्या दोनों? ये दोनों हीलियम के समस्थानिक हैं। These are isotopes of helium. Why these are called isotopes? Because atomic number of both are same, but their mass number are different to each other. तो अगर डियर किसी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो वे कहलाते हैं क्या? समस्थानिक या आइसोटोप्स। याद रखिएगा, विज्ञान में बहुत पूछता है, साइंस का पार्ट किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो बहुत पूछता है। असमहारिक में क्या होता है? बस यही रखिएगा। एक वो बात बोले हैं, किसी तत्व के वे परमाणु। अब बताइए, तत्व अगर बदल देंगे तो उसका परमाणु क्रमांक कभी समान होगा? नहीं। ये समस्थानिक जो होता है किसी एक तत्व का 2 गो होगा या 3 गो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये वो तत्व कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन तो इसका वो समस्थानिक इसका नहीं, गलत बात। हाइड्रोजन का समस्थानिक हाइड्रोजन का समस्थानिक कहलाएगा। हाइड्रोजन का 3 होता है, 1H1 1H2 NH3। अब डियर तो ये तीनों समस्थानिक कहलाएंगे। कार्बन का अलग होता है, 6C12 6C13 6C14। हालांकि उसको शॉर्टली कार्बन 12 कार्बन 13 और कार्बन 14। एक बार टेट में वो सवाल पूछा था, कार्बन 14 का इस्तेमाल किस कामों में होता है? तो डियर जीवाश्म ईंधन या जीवाश्म का आयु का निर्धारण करने के लिए कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है। C14 यूटिलाइज्ड बाई आपका कार्बन डेटिंग यानी कोई भी चीज जमीन के अंदर कितने दिन से दबी इसका आयु का निर्धारण कर देते हैं। किससे? C14 से। और यह समभारिक क्या होता है? अंग्रेजी में आइसोबार बोलते हैं। तो इसमें आपका भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनका क्या हो? द्रव्यमान संख्या समान हो और निचमा वाला परमाणु क्रमांक क्या हो? अलग अलग हो। अलग इसलिए होगा कि वो भिन्न भिन्न तत्वों के हैं। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे मास नंबर और एटॉमिक नंबर का, तो आपका निकल जाता है क्या? न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या निकलेगा? न्यूट्रॉनों की संख्या।
सब न्यूट्रॉनिक का एग्जाम्पल आप हमें दे पाएंगे क्या? बोलिए, दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे मित्रों? 6C 13 कर दें, कितना डिफरेंस हो जाएगा? 7। और एक 7 यानी 14 कर दें, कोई तकलीफ नहीं। अब डियर यहां पर ये जो ऊपर लिखा है द्रव्यमान संख्या, इसका मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। और एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और किसी भी कोई भी एटम है तो उसके नाभिक में जो वो प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षाओं में रिवॉल्यूट करता है। इसीलिए कोई भी एटम जो होता है वह एक उदासीन कण। पूछेगा व्हाई एटम इज न्यूट्रल पार्टिकल, यानी परमाणु उदासीन क्यों होता है? तो जवाब एकदम आसान होगा कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन होगा, यानी 5 गो प्रोटॉन है, उसकी कक्षाओं में 5 ही इलेक्ट्रॉन होता है। अलग अलग बटा होता है कक्षाओं में। अब एक प्रोटॉन पर जितना यूनिट का धन आवेश होता है उतना ही आपका यूनिट का ऋण आवेश किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। इसीलिए वो एक दूसरे को बैलेंस करते हुए न्यूट्रलाइज कर देते हैं और आपका परमाणु क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। याद रहेगा। और डियर ईट पर नाच, समझ रहे हैं ना? तो मच नाच डियर, नाचना तो एक अलग की बात है। ईट पर नाच डियर, आप सड़क पर भी नाच सकते हैं, कोई ये नहीं आपका। ईट पर नाच का मतलब ई से होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किया है थॉमसन। कब किया था? 1897 में। पर का मतलब प्रोटॉन की खोज किया रदरफोर्ड 1911 में। और 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने, जेम्स चैडविक। तो तीनों इन्वेंशन याद रखिएगा। यहां पर देखिए, ये आपका जेड यानी प्रोटॉनों की संख्या है। अब इसमें से इसको घटा देंगे ना, यानी ए माइनस जेड घटाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाती है। यहां न्यूट्रॉन निकालेंगे तो यहां भी आपका 13 माइनस 6 7, और आपका यहां भी न्यूट्रॉन 14 माइनस 7 7। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक को अंग्रेजी में आइसोटोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होता है डियर? भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु या वे एटम जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान, वे सभी सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। 3 बज गया, अरे हम तो समझे अभी 1 घंटा बाकी है। अरे ठीक है, 3 बज गया, हमको पता नहीं चला। जय हिंद।